प्रदेश के एक जिले में एक गांव था रानीगंज। रानीगंज गांव केवल अपने रुतबे के लिए मशहूर था, जहां सबके बड़े बड़े घर और जमीन थी। आ जाओ मानिक चंद, आ जाओ और हमारी खुशियों का बोझ हमें उठाते हुए देखो। सरपंच साहब, मैं कुछ समझा नहीं। तुम तो ठहरे दुखियारे, बोझ भी तुम्हारे दुख से भारी है और यहाँ हम हैं, हमारी जिंदगी खुशियों से भरी हुई है। सरपंच और उनके चेले की बात सुनकर मानिक चंद दुखी और मायूस होकर वहाँ से जाने लगा। हाँ, जाओ जाओ, अपने जिंदगी का थोड़ा सा दुख अपने बौनी बेटी को भी दे देना, क्या पता उसकी हाइट बढ़ जाए। मानिक चंद वहाँ से अपने घर चला गया। मानिक चंद की बेटी भक्ति, जिसका कद सिर्फ 3 फीट 2 इंच का था। भक्ति बेटा कहाँ गई? जरा मुझे शक्कर देना, मेरे घर अचानक से मेहमान आ गए हैं। जी काकी, अभी लाई। भक्ति अपने घर के कमरे से एक कटोरी शक्कर अपने पड़ोसन को दे देती है। वो क्या है ना बेटा, आज मेरी बेटी नगमा का रिश्ता तय हुआ है, दावत दूंगी, तुम आ जाना और अपने लिए कुछ दिनों का खाना भी ले जाना। क्या है, अब तुम्हारे अब्बू भी बूढ़े हो चुके हैं और तुम्हारी शादी तो होने नहीं वाली। काकी, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं जरूर आऊंगी। हाँ बेटा, आना ही है, तुम्हारी शादी तो नहीं हो पाएगी, कहाँ मिलेगा बूढ़ा दूल्हा। अच्छा चलो, मैं चलती हूँ। इतना कहकर भक्ति की पड़ोसन वहाँ से चली गई, मगर ये सारी बातें मानिक चंद ने सुन ली और अपनी बेटी भक्ति से कहा, बेटा तुम क्यों इन गांव वालों से बात करती हो, जब ये तुम्हें तुम्हारे कद की वजह से ताने देते हैं। पापा, इनकी तो ये बचपन की आदत है और अब मैं उतना नहीं सोचती। और आप बताइए कि आपका दिन कैसा गया? मुझे बड़ी भूख लगी है बेटी, एहसान करके मुझे कुछ खाने को दे दो, तब मुझ में हिम्मत आएगी। जी पापा, मैं अभी लेकर आई। मानिक चंद अपनी बेटी भक्ति के साथ बहुत चाव से खाना खाते हैं। तभी भक्ति कहती है, पापा घर पर ना तो कल के लिए अनाज बचा है, ना ही दूध, और गैस भी खत्म होने वाली है, न जाने कब बंद हो जाए। मैं घर आते वक्त इसका कोई इंतजाम कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। कल दोपहर के लिए थोड़ा सा बासी चावल रख लेना ताकि कुछ खा सको। खाना खाकर मानिक चंद सो जाता है, पर उसे नींद नहीं आती। घर में जवान बेटी और घर के हालात को लेकर परेशान हो जाता है। अगले दिन मानिक चंद सुबह की पहली किरण होते ही रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। रानीगंज रेलवे स्टेशन मुसाफिरों से भरा हुआ था। कूली, कूली, ओए कूली। जी साहब, बताइए मैं आपकी क्या खिदमत करूं? ये सामान उठाकर रेलवे स्टेशन के बाहर वाले गाड़ी में रख दो। जैसा आप कहे। एक बैग के पूरे 30 रुपए, आपके हुए 4 बैग तो हुए पूरे 120 रुपए। इतने बूढ़े हो, ये 4 बैग उठा सकते हो क्या? क्या बताऊं साहब, जिम्मेदारियों ने ताकतवर बना दिया है, आप देखते रहिए बस। इतना कहकर मानिक चंद ने उस अंग्रेज के 4 बैग उठा लिए और रेलवे स्टेशन के बाहर गाड़ी में रखवाने चला गया। तभी एक बाइक वाले ने आकर मानिक चंद को ठोकर मार दी और बाइक वाला फरार हो गया। हे मालिक, ये क्या हो गया? मेरा पैर! बुढ़े, रास्ता देखकर नहीं चल पाए क्या? देखो मेरा सामान गिरा दिया, अब जाओ, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मानिक चंद को पैर में गहरी चोट लग गई थी। मानिक चंद को दवा खाने में भर्ती करवा दिया। अपने पापा की यह हालत देखकर वहाँ पर भक्ति भी आ गई। पापा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना आपके साथ। अब हमारा गुजारा कैसे होगा भक्ति बेटा? अब हम क्या करेंगे? ना तो पैसे हैं और ना ही कोई हमारी मदद कर रहा है। मैंने अपने सोने के कान के झुमके गिरवी रख दिए हैं ताकि आपके इलाज का पैसा भर सकूं। कल से मैं रेलवे स्टेशन पर कूली बनकर जाऊंगी। घर की बेटी को दूसरों का बोझ उठाना अच्छा नहीं लगता बेटा, पर अब मैं क्या करूं, मैं लाचार हूं। मानिक चंद ठीक होकर अपने घर आ गया और आराम करने लगा और भक्ति ने कुली का काम शुरू कर दिया। कूली, कूली, कूली। जी कहिए, आपका सामान कहाँ रख दूं?
स्टेशन के बाहर गाड़ी में रखवा दो। भक्ति ने उस औरत का सामान गाड़ी में रखवा दिया और उससे पैसे ले लिए। बेटा, तुम और क्या क्या कर लेती हो? चेहरे से तो पढ़ी लिखी लगती हो तुम। जी, मैंने बीए पास किया है और अब मेरे पापा का ख्याल रखती हूँ। खाली वक्त में गांव के बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लो मेरा कार्ड, और जब भी कोई जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। भक्ति ऐसे ही दिन में कूली बनकर घर चलाने का काम करती और रात को अपने पापा की देखभाल करती। धीरे धीरे भक्ति की चर्चा गांव भर में होने लगी। भक्ति बॉनी कुली के नाम से मशहूर हो चुकी थी। ये बात सरपंच और उसके चेले को हजम नहीं हुई। मालिक, आपने सुना कि नहीं, आजकल क्या हो रहा है? सिर्फ एक ही बोलबाला है, और वो है बॉनी कुली का, उसी मानिक चंद की बेटी का। हाँ हाँ, बॉनी कुली ना जाने क्यों हमारे गांव में पैदा हो गई है। इसे सबक सिखाना होगा। सरपंच और उसके चेले शक्तिमान ने तय किया कि भक्ति का भरे बाजार में मजाक उड़ाया जाए। इधर आओ भक्ति बेटा, ये सामान ट्रेन में रखवा दो, सिर्फ 2 बैग ही है। सरपंच ने उन दोनों बैग में ईंटें भरे हुए थे जो बहुत ही वजनदार थे। भक्ति उनकी चाल को समझ नहीं पाई और दोनों ईंटों से भरे बैग को उठाने की कोशिश करने लगी। ये तो बहुत भारी है। इस एक बैग का वजन 10 बैग के बराबर है। बेटा, इसके ही तो पैसे देते हैं हम। इन्हें उठाकर ट्रेन में रख दो, हमारी ट्रेन निकलने वाली है। भक्ति ने कई कोशिशें की उस वजनदार बैग को उठाने की, मगर वो उठा नहीं पाई और इसी वजह से सरपंच और शक्तिमान की ट्रेन छूट गई। तुम्हारी वजह से हमारी ट्रेन छूट गई। अब इस ट्रेन का खर्चा हमें भरना पड़ेगा। दिल्ली जाने की एक ही ट्रेन थी, और नहीं तो क्या? बॉनी होकर इतना बड़ा काम करना ही क्यों? जब कर नहीं सकती तो तुम्हारी वजह से हमारी मीटिंग भी हमें कैंसिल करनी होगी। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, आपको हमारे घर की हालत अच्छे से पता है। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? करना क्या है? तुम्हें अपनी गांव की जमीन हमारे हवाले करनी होगी और तुम्हारे पापा मानिक चंद को हमारे घर नौकर बनकर काम करना होगा। रहम कीजिए हम पर, ऐसा मत कीजिए। सरपंच और शक्तिमान ने भक्ति की एक ना सुनी और गांव जाकर सभी के सामने भक्ति के पापा मानिक चंद की बेइज्जती की। कहा हो मानिक चंद, ये देखो तुम्हारी बेटी ने हमारा लाखों का नुकसान कर दिया है। अब तुम सारी जमीन हमारे नाम करो और मेरे यहाँ चलकर मेरे घर का काम करो, जब तक तुम सारे पैसे ना दे दो। मानिक चंद उस वक्त बैसाखी के सहारे घर से बाहर आया। मैं आपके पैसे कहाँ से चुका पाऊंगा सरपंच जी? हमारे घर में इतनी आमदनी नहीं है, सिर्फ 2 वक्त की रोटी हाथ लगती है बस। अपने पापा को रहम की भीख मांगते हुए देख भक्ति की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपके घर नौकर बनने के लिए भी तैयार हूँ, बस मेरी बच्ची को कुछ मत करना, मेरी बच्ची को छोड़ दो। कल से काम पर आ जाना। इतना कहकर सरपंच और शक्तिमान वहाँ से चले गए। पापा, आप रोइए मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं और मेहनत करूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। बेटा, मैं बड़ा बदकिस्मत हूँ। मुझसे बड़ी गलती हो गई कि मैं इस गांव में तुम्हें लेकर रह रहा हूँ। आज देखो, सभी गांव वालों के सामने हमारी बेइज्जती हुई और हम कुछ भी नहीं कर पाए। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें सुख नहीं दे पाया, ना तुम्हारी शादी करवा कर तुम्हें जिंदगी का सुख दिलवा पाया। इन सभी चीजों में आपकी कोई गलती नहीं है पापा। आप तो दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हैं। दूसरे ही दिन से मानिक चंद सरपंच के घर जाकर नौकरी करने लगा। तभी भक्ति को उस सरकारी अधिकारी की याद आई जो रेलवे स्टेशन पर भक्ति को मिली थी। भक्ति उनसे मिलने उनके घर जा पहुंची। तब भक्ति को पता चला कि रानीगंज की IAS और कोई नहीं बल्कि वसुंधरा देवी हैं। उनसे मिलकर भक्ति ने सारी बातें बता दी।
देखो भक्ति बेटा, इन सब में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही गलती है। तुमने हमेशा सहा है। आजकल की लड़कियां समाज में सर ऊंचा करके चल रही हैं, और तुम हो कि छोटी सी बात पर रोने लगी। तुम्हारी उम्र अभी पढ़ाई करने की है, ना ही किसी की गुलामी करने की। मैं अपने कद की वजह से कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैडम। मैं भी आपकी तरह बड़ी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। प्लीज मैडम, मेरी मदद कीजिए। कल से ही लोकल कैंप में तुम्हारा दाखिला करवा देती हूँ। वहाँ तुम्हारे जैसी कई लड़कियाँ आएंगी। उसके पहले तुम्हें कुछ एग्जाम्स देने होंगे, उसे दे देना। और ऐसा ही हुआ। भक्ति ने सारे एग्जाम्स दिए। भक्ति उन सारे एग्जाम्स में अव्वल आ गई। शाबाश भक्ति बेटा, शाबाश। अब तुम्हें पुलिस बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब आपके दिए हुए सही राह की ताकत है, वरना आज भी मैं पहली वाली भक्ति की तरह परेशान रहती। अब बस फिजिकल एग्जाम बचा है, जो कि हमारे गांव के रानीगंज में ही है। दूसरे ही दिन भक्ति अपने फिजिकल एग्जाम में चली गई, जहां सरपंच की इकलौती बेटी भी मौजूद थी। तुम्हें 400 मीटर की रेस सिर्फ 3 मिनट के अंदर पूरी करनी है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, पर तुम क्या करोगी भक्ति? तुम्हारा तो कद भी कम है। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, भक्ति ने 3 मिनट की बजाय सिर्फ 2.5 मिनट में सारी दौड़ पूरी कर ली और भक्ति रानीगंज की एसीपी बन गई। पूरे 6 महीने बीत चुके थे मानिक चंद को अपनी बेटी से मिले हुए। मालिक, मुझे जाने दीजिए। पूरे 6 महीने हो गए हैं और आपका कर्जा भी माफ हो गया है। एहसान करके मुझे मेरे बच्ची के पास जाने दीजिए। क्या पता वो किस हाल में है, उसका ध्यान कौन रख रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें और 6 महीने यही काम करना है। उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चले जाना। और नहीं तो क्या, अगर और ज्यादा बोलने की कोशिश की ना, चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। सरपंच मानिक चंद पर अत्याचार कर ही रहा था कि भक्ति पुलिस की वर्दी में वहाँ पर आ गई। और जिस गाड़ी में भक्ति आई थी, उस गाड़ी की लाल बत्ती देखकर और गाड़ी की आवाज सुनकर सरपंच मानिक चंद से कहने लगा, देखा, मेरी बेटी आ गई। मैंने अपने बेटी को सारी शिक्षा दी थी और पुलिस वाली बनकर मेरी बेटी मेरे घर पर आ गई। चलो दूर हटो तुम और अच्छे दावत बनाने की तैयारी करो। सरपंच और शक्तिमान पूजा की थाली लेकर घर के दरवाजे पर अपनी बेटी का इंतजार करने लगे, मगर जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला, दोनों की बोलती बंद हो गई। वो और कोई नहीं, भक्ति उनके सामने पुलिस की वर्दी में ठाट बाट के साथ खड़ी थी, जिसे देखकर सरपंच और शक्तिमान दोनों सहम गए। ये कैसे हो सकता है? तुम यहाँ कैसे? तुमने पुलिस की वर्दी कैसे पहनी है? क्योंकि मैं पुलिस वाली हूँ। तुमने हम गरीबों को बहुत सताया है। अपनी बेटी भक्ति की आवाज सुनकर मानिक चंद बाहर आए और आंखों में खुशी के आंसू लिए भक्ति से कहने लगे, इस बदकिस्मत बाप को बेटा तुमने बहुत बड़ी खुशी दी है। मेरी बच्ची पुलिस वाली बन गई है। मालिक का लाख लाख शुक्र है। पूरे गांव में बताशे बांटूंगा मैं। बताशे नहीं पापा, रसमलाई। अब कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं। भक्ति को पुलिस की वर्दी में देखकर शक्तिमान और सरपंच दोनों ही चुपके से बाहर भागने लगे। उतने में उन्हें भक्ति के साथ आए एक हवलदार ने पकड़ लिया। तब भक्ति ने उनसे कहा, इन्हें जेल ले जाइए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इन्होंने मेरे पापा, मुझे और कई सारे गरीबों को ठेस पहुंचाई है। ले जाइए इन्हें। देखा सरपंच साहब, आपने हमेशा भक्ति और मुझे गांव भर में ताने सुनाए हैं। मालिक के घर में देर है, अंधेर नहीं। मुझे माफ करना बेटा। आज मुझे मालिक की लाठी जोर से लगी है। अपने गुनाहों का कफवारा मैं जरूर करूंगा। मुझे भी माफ कर देना भक्ति बेटा। सरपंच और शक्तिमान को जेल ले जाया गया। भक्ति पुलिस वाली बनकर अपना काम ईमानदारी और अच्छे से करने लगी और अपने पापा मानिक चंद का नाम रोशन करने लगी।